हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर्स टारगेट यूट्यूब चैनल। आज हम लेके आए हैं हिंदी पेडागोजी की क्लास थर्ड, जिसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाले हैं भाषा शिक्षण की विधियाँ, जिसमें काफ़ी सारी विधियाँ हैं, लेकिन आज की जो है मेन हमने कंसिडर की है, जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती है। कोई भी टीचिंग एग्जाम होगा, चाहे सी टेट हो, यूपी टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, उनमें बार बार ये रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। और साथ ही साथ एक छोटा सा टॉपिक लिया है गतिक कौशल से, जिससे भी क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक है अपना, ये टॉपिक है गतिक कौशल। तो गतिक कौशल जो है उसे अगर हम बात करें तो मोटर स्किल्स कहते हैं, जिसमें हम जनरली ये कह सकते हैं कि जो भी हमारी मसल्स हैं, हमारी बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी जो मूवमेंट्स है, उसी को मूवमेंट करने की जो स्किल्स होती है, उसी को मोटर स्किल या गतिक कौशल कहते हैं। जैसे कि अगर इसमें देखें तो हाथ पैर उंगलियां, शरीर के जो विभिन्न अंग है, पार्ट्स हैं, उनको मूवमेंट करा के उनको मूवमेंट कराएं, हिलाए डुलाए, इस तरह की क्रियाएं करके अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, जैसे दौड़ना, रेंगना, लिखना, तैरना, तो इस तरह की सारी क्रियाएं जो आती है वो गतिक कौशल में आती हैं। तो इसका एक दूसरा जो क्वेश्चन बन जाता है कि गतिक कौशल के कितने पार्ट्स होंगे, तो दो पार्ट्स में होंगे, जिसे सूक्ष्म गतिक कौशल और सकल गतिक कौशल कह सकते हैं, जो कि अगर हम इंग्लिश में देखें तो फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल के नाम से जानी जाती है। अगर हम बात करें सूक्ष्म गतिक कौशल की, फाइन मोटर स्किल की, तो इसमें हमारे शरीर की जो छोटी मसल्स है, छोटे बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी मूवमेंट से अगर हम किसी भी चीज़ को या किसी भी कार्य को कर रहे हैं, तो वो सभी जो होंगे वो गतिक कौशल में आएंगे। इस सूक्ष्म की मतलब फाइन की में आएंगे। जैसे अगर एग्जाम्पल लेते हैं, हाथ, कलाई, उंगलियों, पैर की उंगली, होठ या जीभ से अगर हम इस तरह से कोई भी मूवमेंट्स करके किसी कार्य को करते हैं, तो वो सब आएंगी फाइन मोटर में। इसका मतलब छोटी मसल्स जो होंगी, यूज होंगी, वो सब यूज होंगी फाइन मोटर में। तो इसमें अगर इसके एग्जाम्पल लिए जाएं कि किस तरह की क्रियाएं की जाती है, तो ये क्रियाएं होती है ड्राइंग में, राइटिंग्स में, पेंटिंग में हो सकती है। डॉक्टर अगर सर्जरी कर रहा है तो वो भी फाइन मोटर स्किल में आएगी, बिकॉज उसमें भी उसको बड़े मूवमेंट्स ना करके काफ़ी छोटे अपने हाथों के आगे के पार्ट से, लाइक उंगलियों से, उसे मूवमेंट करनी होती है और वो सर्जरी को कंप्लीट करता है। तो डॉक्टर की इस तरह की क्रियाओं को भी हम फाइन मोटर स्किल में रखते हैं। नेक्स्ट जो आती है हमारी जो सेकंड टाइप है, वो सकल गतिक कौशल के नाम से जानते हैं, जिसको ग्रोस मोटर स्किल्स भी कहते हैं। इसमें क्या होगी, हमारे शरीर की जो बड़ी मांसपेशियां, बड़ी मसल्स जो होंगी, वो कार्यरत होती हैं, उसके हेल्प से हम इस तरह के कार्य करते हैं। तो इसमें कौन कौन से कार्य हम कंसिडर कर सकते हैं वो देख लेते हैं। जैसे कि योगा हुआ, जिम भी कह सकते हैं, जिम या योगा एक ही बात है। फिर उसी तरह दौड़ना, रेंगना, तैरना, या फिर फाइटिंग जो अगर कंसिडर करें तो फाइटिंग भी इसी का एक हिस्सा होगी। तो ये सभी जो होंगी जिसमें हमारे बॉडी के बड़े पार्ट से बड़ी मसल्स काम करती है, उसे हम जानते हैं ग्रोस मोटर स्किल के नाम से। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है भाषा शिक्षण की विधियाँ। तो अगर हम किसी भी भाषा को सिखा रहे हैं, किसी भी तरह की शिक्षण पद्धति को ले रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, कुछ विधियाँ अपनाई जाती है। तो आज के जो हमारा टॉपिक है, इसमें हमने कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट विधियाँ ली हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारी हैं जिसको लेके हम एक डिटेल्ड वीडियो अलग से बना देंगे। बट ये शॉर्ट में वो विधियाँ हमने ली हैं जो मैक्सिमम टाइम पूछी जाती है, मैक्सिमम टाइम इन्हीं से क्वेश्चन आ जाता है। बट इनके अलावा कभी अगर क्वेश्चन आए तो उसके लिए भी रेडी रहें। इसके लिए हम एक डिटेल वीडियो जल्दी ला के अपलोड करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ से भाषा शिक्षण विधियाँ से, तो भाषा शिक्षण का संबंध केवल भाषा को सीखने या सिखाने से नहीं है, बल्कि राष्ट्र के लिए, समाज के लिए शिक्षा को जोड़ना, उससे बच्चा सीख के समाज के लिए अच्छे कल्याणकारी कार्य करने से भी होता है। किसी भी देश में भाषा या बोलियां जो हो सकती है वो मल्टीपल हो सकती है, जरूरी नहीं एक ही भाषा हो। जैसे अपने देश में भी अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग राज्य में, अलग अलग एरियाज में अलग अलग तरह की भाषा और बोलियां बोली जाती हैं। अगर हम बात करें तो किसी भी भाषा की या किसी भी पद्धति की शिक्षण के लिए अगर कोई टीचर बच्चों को पढ़ाने के लिए, ज्ञान प्रदान करने के लिए कोई तरीके अपनाता है, उसी को हम भाषा शिक्षण की विधियाँ कहते हैं। तो इन शॉर्ट अगर हम समझे, अगर किसी भी अध्यापक ने किसी भी विधि के द्वारा बच्चे को कुछ सिखाया है, कुछ ज्ञान दिया है, तो उसी को हम भाषा शिक्षण या शिक्षण की विधियाँ कहेंगे। तो इसमें जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि खेल विधि है। खेल विधि ज़्यादातर छोटे बच्चों के लिए यूज होती है। प्रयोजन विधि है, जिसको प्रोजेक्ट विधि या प्रोजेक्ट एजुकेशन मेथड के नाम से भी जानते हैं। प्रश्नोत्तर है, जिसमें प्रश्नों के द्वारा, इन्हें डिटेल में आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे।
और नेक्स्ट है कहानी, जिसमें हम कहानियों के थ्रू सीखते हैं। इसी तरह भाषा प्रयोगशाला, जिसको कम्युनिकेशन के लिए डेवलप किया जाता है। देन अनुकरण है, आगमन है, निगमन है। ये जो दो हैं, ये खंडान्य और दंडान्य जो है विधियाँ, ये पोएम्स के लिए, पोइट्री के लिए और कविता और गीत पठन से रिलेटेड है। इनको भी डिटेल में लेंगे। देन प्रत्यक्ष विधि है, तो ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट विधियाँ हैं जो बार बार रिपीट करती हैं, बार बार क्वेश्चन देखने को इनको टीचिंग एग्जाम्स में मिलता है। चलिए शुरू करते हैं फिर विधियों के साथ। तो सबसे पहली जो विधि आती है खेल विधि है। तो खेल विधि को सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है अगर हम प्राथमिक स्तर के लिए बात करें। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ छोटे बच्चों के लिए। तो अगर हम कहें तो ये गलत नहीं होगा कि अगर हम 5 साल तक के बच्चों के लिए बात करें तो खेल विधि सबसे बेस्ट है। ये शिक्षण विधि बड़े बच्चों के लिए, 8वीं-10वीं क्लास के बच्चों के लिए भी उपयोगी है। लेकिन सबसे पहले बच्चे को इंटरेस्ट जगाने के लिए, पढ़ाई के लिए और शिक्षण के लिए खेल विधि का उपयोग किया जाता है। तो प्राथमिक लेवल पे सबसे अच्छी विधियों में से एक विधि मानी जाती है। इसमें क्या है, प्राथमिक स्तर पे गणित शिक्षण के लिए हम खेल विधि का बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। जैसे बच्चे को बोल देंगे टॉफ़ी, चॉकलेट, तो उसको उसके थ्रू काउंटिंग हम सिखा सकते हैं। इसी तरह उसको गणित का शिक्षण दिया जाता है। तो खेल विधि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है इस तरह से। देन खेल विधि में क्या होता है, उसको आसानी से सिखाया जा सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल लिया, चॉकलेट, टॉफ़ी, बॉल्स के थ्रू हम काउंटिंग सिखा देते हैं प्राथमिक लेवल पे। खेल विधि में क्या होता है कि जो अधिगम है, जो शिक्षण है, जो भी ज्ञान हमने दिया है वो ज़्यादा स्थायी होता है, क्योंकि उसमें बच्चा ज़्यादा इन्वॉल्व फील करता है, या उसका इन्वॉल्वमेंट या उसकी सक्रियता सबसे अधिक होती है। उसके सबसे एक क्वेश्चन आ जाता है, जन्म किसने दिया था इस खेल विधि का? तो हेनरी कुक ने जो दिया था, इस खेल विधि को दिया था, या इसके जन्मदाता माने जाते हैं। खेल विधि के साथ में कुछ और भी पॉइंट जुड़ जाते हैं। तो आगे है खेल शिक्षण विधि में पूछे जाने वाली सबसे ज़्यादा विधियां हैं किंडरगार्टन पद्धति, जिसको फ्रोवेल ने दिया था। देन दूसरी जानी जाती है मोंटेसरी पद्धति, जिसको मारिया मोंटेसरी ने दिया था। ये सबसे ज़्यादा शिक्षण में पूछी जाती है खेल विधि से रिलेटेड। तो इन्होंने जो कहा था किंडरगार्टन ने, उन्होंने कहा है कि किंडरगार्टन का जो शाब्दिक अर्थ है वो बच्चों का उद्यान है। जिस तरह से पेड़ पौधों के लिए एक उद्यान बनाया जाता है जिसमें वो उनका रोपण से लेके उनका विकास किया जाता है, वो बड़े होते हैं, फल देते हैं। इसी तरह बच्चों के लिए एक ऐसा क्षेत्र जिसमें वो अपनी प्रारंभिक शिक्षा शुरू करे और आगे जीवन में आगे बढ़े और समाज और सभी चीज़ों के लिए अग्रसर हो। तो इस पद्धति में जो बालकों को खेल और गीत और उपहारों के द्वारा शिक्षा दी जाती है, इसको अधिकांश देशों में बालवाड़ी के नाम से या किंडरगार्टन के नाम से जाना जाता है और शिक्षा में इस प्रणाली को हिस्सा बनाया गया है। भारत में इसे आंगनवाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किंडरगार्टन को 2 हिस्सों में भी डिवाइड किया गया है, जो कि लोअर किंडरगार्टन है जिसको एलकेजी कहा जाता है, और दूसरी साथ ही में आती है अपर किंडरगार्टन जिसको यूकेजी भी माना जाता है। इसको जो दिया जाता है या सबसे ज़्यादा उपयोगी माना जाता है, ये 4 साल के बच्चे, जब तक उसकी किसी एक बच्चे की एज है वो 4 ईयर या 4 साल नहीं हो जाती, तब तक के लिए किंडरगार्टन को ही सबसे महत्वपूर्ण विधि मानी जाती है, ताकि वो एक अपने जीवन को व्यापन करने के लिए सबसे पहले या प्रारंभिक शिक्षा को शुरू कर सके। उसके बाद आती है मारिया मोंटेसरी ने जो पद्धति दी है, उसको मोंटेसरी पद्धति के नाम से जाना जाता है। इस विधि में भी जो है बच्चों को विभिन्न प्रकार के उपकरणों की सहायता से खेल, अक्षर गणित, अंकगणित, रेखा गणित द्वारा का ज्ञान दिया जाता है अनेक उपकरणों की सहायता से। इसमें क्या होता है, इन्होंने कहा है कि जो खेल विधि है हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनको जागृत करती है, और उसी की हेल्प से हम ज़्यादा शिक्षा और अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं। इनके अनुसार बच्चों को शिक्षा उनकी कर्मेंद्रिया और ज्ञानेंद्रिया के द्वारा दी जानी चाहिए। 5 कर्मेंद्रिया होती है, 5 ज्ञानेंद्रिया होती है, एक मन होता है। टोटल ये 11 होते हैं। 11 के थ्रू ही बच्चे की अगर सबसे ज़्यादा शिक्षा दी जाए तो वो स्थायी होगी, परमानेंट होगी, और उसी से सबसे ज़्यादा बच्चा सीख सकता है। ये हमारे देश में काफ़ी प्रचलित है, क्योंकि मारिया मोंटेसरी ने स्वयं ही 10 साल तक 1949 में रहकर ये इसका प्रचार किया, प्रसार किया। तो ये काफ़ी हमारे देश मतलब भारत में प्रचलित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आती है कहानी विधि। कहानी विधि भी जो
रिलेट करती है वो छोटे बच्चों से करती है, क्योंकि हम उन्हें कहानी सुना सुना के, जिस तरह पंचतंत्र की कहानियां बनी है, उससे क्या होता है बच्चा इमेजिन करना सीखता है, अपने दिमाग में कुछ चीज़ें क्रिएट करता है कि कैसे स्टोरी बनी है, कैसे चल रही है। तो उसके पीछे का जो ज्ञान है हम कहानी को सुना सुना कर हम दे सकते हैं। इसको कथात्मक विधि भी कहते हैं, क्योंकि कहानी मतलब कोई कथा सुनाना ही कहानी से उसका सेकंड नेम है। इसको क्या कह सकते हैं, अर्थ एवं स्वरूप। छोटे बच्चों के लिए ये बहुत उपयोगी है, अत्यंत उपयोगी है। उसके बाद जिसमें जो कहानी है, कहानी के द्वारा या कहानी विधि के द्वारा जो बच्चों की जिज्ञासा है उनको शांत किया जा सकता है, क्योंकि बच्चे जो पूछते हैं उनको अगर कहानी के द्वारा समझाएंगे तो ज़्यादा स्थायी होता है। कहानी से क्या होता है, उनके कल्पना शक्ति भी बढ़ती है। उसके बाद एक पॉइंट है कि कहानी उनकी कल्पना शक्ति का विकास करता है। तो अगर कोई पूछता है कि कहानी विधि सबसे ज़्यादा किस चीज़ से रिलेट करती है, तो वो रिलेट करेगी कल्पना शक्ति से, क्योंकि उनकी कल्पना अधिक से अधिक बढ़ेगी जितने हम उसको कहानी के द्वारा उसको शिक्षण देंगे। नेक्स्ट आती है योजना या प्रोजेक्ट विधि। इसको प्रयोजन विधि भी कहते हैं, जो कि जीवन में आने वाली समस्या, जो रियल लाइफ में समस्याएं आती हैं, उनके समाधान के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी मानी जाती है। और जो इसको देने वाले थे, जो इसका मूल जो अवधारणा दी है वो जॉन डीवी ने दी है, लेकिन जो इसके प्रतिपादक रहे हैं या जो इसके जन्मदाता रहे हैं उनको माना जाता है किलपैट्रिक। और जो किलपैट्रिक थे वो इन्हीं के जॉन डीवी के शिष्य रहे हैं। तो अगर हम बात करें इस विधि की, तो शारीरिक और मानसिक जो विकास का है या तर्क शक्ति का और चिंतन का जो शक्ति है उसके विकास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि जो जीवन रियलिस्टिक लाइफ में जो इश्यूज फेस करते हैं, समस्याओं का सामना करते हैं बच्चे, तो उनको यहाँ पे एक टास्क के थ्रू अलग अलग तरह की चीज़ें देकर उस तरह से समझाया जाता है, सिखाया जाता है, जिसमें वो रियलिस्टिक लाइफ की समस्याओं का समाधान करे और अपने जीवन में आगे बढ़े। ये कोई थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स नहीं रहे, ये योजना बेस्ड रहे हैं कि किस तरह से योजना क्रमबद्ध होके हम किसी चीज़ का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही उपयोगी रही है। नेक्स्ट हमारी जो है प्रश्नोत्तर विधि है। प्रश्नोत्तर विधि में क्या होता है कि इसमें हम कुछ बच्चों से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसके द्वारा जो आंसर हमें प्राप्त हुआ है उसके आगे हम उसके फर्दर प्रोसेस कर सकते हैं। तो जो इसको प्रश्नोत्तर विधि के जो जन्मदाता है वो विद्वान जो दार्शनिक रहे हैं सुकरात, उन्होंने दिया है। ये जन्मदाता माने जाते हैं इसके, और ये सबसे प्राचीन पद्धति में से एक हैं। जैसे कि इसमें विधि में बताया, इसमें सबसे जरूरी होता है कि जो शिक्षक है वो बच्चों से उस तरह के क्वेश्चन करे जिससे उसका पुराना ज्ञान जो पिछले सब्जेक्ट या पिछले पार्ट या फिर पिछली कक्षा से रिलेट करता है, जिससे हम उसकी आगे की शिक्षा को निर्धारित कर सकते हैं। तो इस तरह से सबसे उपयोगी माना गया है प्रश्नोत्तर विधि को। प्रश्नोत्तर विधि के जो सोपान है वो 3 हैं: निरीक्षण, अनुभव, प्रशिक्षण। इसी तरह इसको जो प्रविधि का जो महत्व है वो है जिज्ञासा, क्योंकि जब बच्चा क्लास में बैठेगा उससे क्वेश्चन होंगे, कुछ क्वेश्चंस के आंसर आएंगे, कुछ सीखेगा, तो उसमें जिज्ञासा बनी रहती है। देन उसकी जो रुचि है और एकाग्रता है वो बनी रहेगी, क्योंकि जो आगे क्वेश्चन आएगा क्या आएगा, किस तरह से आएगा, तो उसकी रुचि बनी रहती है। क्योंकि जरूरी नहीं है क्वेश्चन वो पूछा जाए जिसको वो नहीं जानता, जबकि क्वेश्चन का हमेशा वो पूछा जाता है कि उसका ज्ञान जानने के लिए कि वो कितना जानता है, कितना समझता है, पहले से कितना जानता है। तो उसके लिए भी प्रश्नोत्तर विधि का उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से उन सभी बच्चों में, शिक्षार्थियों में रुचि बनी रहती है कि आगे क्या आएगा। देन आता है चिंतन, समस्या समाधान की क्षमता, क्योंकि जब बच्चे के सामने कोई ऐसी क्षमता आएगी, कोई ऐसा डेरिवेशन आएगा या ऐसा कोई फॉर्मूला या ऐसा सिद्धांत आएगा जिसको उसने किसी और तरह से उपयोग में लिया है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ अलग तरह से पूछा है, तो इस तरह से वो अलग टाइप या अलग एक समाधान प्रस्तुत कर सकता है। उसके बाद आता है सक्रियता, क्योंकि उसमें वो सक्रिय रहेगा तभी वो क्वेश्चन को समझ और उसका जवाब दे पाएगा। कक्षा अनुशासन, क्योंकि कक्षा में रहेगा, कक्षा में ही सारी चीजें होंगी और अध्यापक के द्वारा हो रही हैं, तो अनुशासन सीखेगा ही सीखेगा, तो ये एक बड़ा महत्व है। देन पाठ विस्तार, इसी तरह उसके कुछ गुण हैं। आप इसकी एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इतनी डिटेल जो दी गई है वो इसीलिए ताकि आप इसको पढ़ सके और इससे नोट्स बना सके, या फिर आप स्क्रीनशॉट के थ्रू भी इसको सेव कर सकते हैं। देन इसके कुछ गुण हैं। गुण में आप इसी तरह के हैं कि आप अधिगम को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि बच्चे की कितना पुराना ज्ञान है, कितना स्थायी है, कितना उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। तो उस तरह की इसके गुणों में आता है कि गुणों की हेल्प से ही आप इसकी महत्ता जान सकते हैं।
देन आता है आगमन विधि। तो आगमन विधि का बहुत ही आसान सा अगर हम समझा के चले, तो अगर हम कहें कि सबसे पहले उदाहरण दिया जाता है उसके बाद नियम, तो आप लिंक भी कर सकते हैं कि उदाहरण का लिंक कर सकते हैं आगमन से। तो जब आगमन होगा उदाहरण का, तो तब जिस विधि को जाना जाता है आगमन विधि जाना जाता है। इसमें क्या होगा, सबसे पहले किसी भी चीज का हम उदाहरण देंगे, देन उसके बाद उससे रिलेटेड हम नियम बताएंगे, नियम समझाएंगे। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे मैं अभी भी एग्जांपल ले रहा हूँ, तो ये भी एक इसी का उदाहरण हो सकता है। तो हमने अगर किसी को बताया कि अगर कोई नाम है, दिल्ली है, मुंबई है, इस तरह के जो नाम है वो संज्ञा माने जाते हैं, तो सबसे पहले हम क्या पूछेंगे या क्या जानेंगे कि देश की राजधानी क्या है, या फिर जो है मुंबई कहाँ है देश में। तो इस तरह से हम कुछ नामों को लेंगे, बच्चा जिन्हें जानता होगा, पहचानता होगा, समझता होगा, पहले से उसकी मेमोरी में है। तो इस तरह से जो उसके ऑलरेडी उसकी नॉलेज में है उस तरह का यूज करके हम आगे संज्ञा को बताने के लिए उपयोग में लेंगे। उसके बाद हम बताएंगे कि संज्ञा क्या है, किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति का नाम है। तो हमने उसको पहले क्या बताया कि दिल्ली क्या है, रमेश कौन है, महेश कौन है। तो इस तरह से हमने क्या किया, उनकी इंफॉर्मेशन ली। उसको पता था कि कोई रमेश होगा, कोई दिल्ली है, कोई मुंबई है, कुछ इस तरह के शहर हैं, तो उन्हें नाम पता था। लेकिन आगे नियम बताना संज्ञा का, तो नियम से पहले हमने उदाहरण दिए और उदाहरण के बाद हमने नियम सिखाए। तो इस तरह की विधि को कहा जाता है आगमन विधि, जिसको दिया था अरस्तु ने। और जैसे इसमें लिखा है कि आगमन विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें विशेष तथ्यों तथा घटनाओं का निरीक्षण तथा जो विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम अथवा सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है। साथ ही साथ इसमें क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। जैसे मैंने अभी कहा कि जैसे किसी को पता है कि दिल्ली क्या है, दिल्ली राजधानी है देश की, तो उसको पता है पहले से, ज्ञान जो है उसको पता है कि ज्ञात है कि ये राजधानी है, लेकिन उसको ये नहीं पता शायद कि ये संज्ञा भी है। तो इस तरह हमने क्या किया, उसको जो ज्ञात है उसको यूज किया, देन वो बताने में, उस चीज को बताने में जिसको वो नहीं जानता था। तो इसीलिए इसको विशिष्ट से सामान्य भी कहते हैं, मूर्त से अमूर्त भी कहते हैं, क्योंकि मूर्त वो उसे बोला जाता है जो उसके सामने है, उसे देखता है, समझता है, उसे पहले से ही पता है। अमूर्त उस चीज के लिए बोला जाता है जो उसे नहीं पता या उसे नहीं देख सकता, नहीं छू सकता, तो ऐसी चीजों को अमूर्त बोला जाता है। तो जो उसे पहले से पता है हम पहले उसका उपयोग करते हैं। तो मूर्त से अमूर्त की तरफ को हम इसमें चलते हैं। इसका जो उपयोग किया जाता है व्याकरण और गणित के लिए सबसे अधिक उपयोग में लिया जाता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल लिया था संज्ञा का, तो संज्ञा से रिलेटेड अगर हम पढ़ा रहे हैं, नाउन प्रोनाउन से रिलेटेड अगर हम पढ़ा रहे हैं, तो वो व्याकरण में चला जाएगा। नेक्स्ट जो आता है वो जस्ट इसके अपोजिट है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो नेक्स्ट भी आपको क्लियर समझ में आएगा। तो नेक्स्ट आती है हमारी निगमन विधि। निगमन विधि में क्या होता है, हम रिलेट कर सकते हैं निगमन का नियम के साथ। तो जिस विधि में हम नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं उसे जाना जाता है निगमन विधि, जिसके प्रतिपादक थे प्लूटो। तो ये जो दिया था प्लूटो ने दिया था, और इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, नियम बताते हैं, उसके बाद हम उदाहरण की तरफ चलते हैं। इसीलिए इसे निगमन विधि के नाम से जाना जाता है। इसके जो बाकी नेम है या इसके जो अर्थ है वो ये भी हैं कि सामान्य से विशिष्ट। तो सामान्य से विशिष्ट या सामान्य से विशेष। तो सामान्य क्या होता है, जिसको नियम के नाम से हम कह सकते हैं, नियम मान सकते हैं। और विशेष जो होता है वो होता है उदाहरण। तो जिसमें हम नियम से उदाहरण की ओर चले उसे सामान्य से विशेष या विशिष्ट भी कहते हैं। देन इसके बाद आता है अज्ञात से ज्ञात की ओर, क्योंकि नियम किसी को ज्ञात नहीं है, बच्चे को ज्ञात नहीं है, तभी उस चीज का हम शिक्षण दे रहे हैं। तो अज्ञात से ज्ञात की ओर चलेंगे, क्योंकि उदाहरण उसको पता होता है, नियम उसे नहीं पता होता। जिस तरह हमने एग्जाम्पल पिछले वाली विधि में लिया था कि उसको दिल्ली का नाम पता होगा लेकिन संज्ञा सर्वनाम नहीं पता, जब उसे आप पढ़ा रहे हैं। जब आप पढ़ाएंगे तो उसमें सबसे पहले आप अगर एग्जाम्पल सर्वनाम या संज्ञा के साथ ही रखते हैं तो उसको पहले संज्ञा का नियम बताएंगे, उसके बाद उसका उदाहरण दे रहे होंगे। तो इसको कहा जाएगा अज्ञात से ज्ञात की ओर, या फिर सूक्ष्म से स्थूल की ओर। साथ ही साथ इसके बाकी नेम है या नाम है जो है जाना जाता है, जिससे अज्ञात से मूर्त के साथ साथ ये जाना जाता है सामान्य से विशेष या विशिष्ट की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, या फिर प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर भी ये इसके नाम हैं। तो इसमें सबसे ज्यादा जो जाना जाता है या माना जाता है, इसको कहा जाता है नियम से उदाहरण की ओर।
इसके जो चरण हैं वो 4 होंगे, जिसको सबसे पहले परिभाषा माना गया है, दूसरा उदाहरण, तीसरा निष्कर्ष, देन परीक्षण। सबसे आप पहले नियम बताएंगे तो इसका मतलब है आप परिभाषा बताएंगे। उसके बाद जो आप बताएंगे उसका उदाहरण देने वाले हैं, तो दूसरा चरण जो होगा उदाहरण का होगा। उसके बाद जब बच्चे की कोई समझ बनी है तो आपका कोई निष्कर्ष के साथ ही समझ वो बनती है। उसके बाद आप जब उससे कुछ सवाल पूछेंगे उसको, और जो जागरूक करने के लिए उससे पूछेंगे कि आपने कितना और किस तरह से सीखा, कुछ नए उदाहरण के साथ या फिर प्रश्नोत्तर विधि के साथ, तो आप इस चीज़ का परीक्षण कर रहे होंगे कि शिक्षा कितनी कारगर रही। इसका जो उपयोग किया जाता है जनरली विज्ञान और मैथ के लिए किया जाता है, साइंस या गणित, या आप इसको कह सकते हैं विज्ञान और गणित के साथ इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसमें हम सबसे पहले उन्हें नियम बताते हैं, उसके बाद इसको हम उदाहरण के साथ समझाते हैं। जो नेक्स्ट हमारी विधि है वो है प्रयोगशाला विधि, भाषा की प्रयोगशाला, या फिर इसको कम्युनिकेशन के लिए जो यूज की जाने वाली लैब है उसको भी हम कह सकते हैं कम्युनिकेशन लैब के नाम से भी जाना सकते हैं इसको। तो कम्युनिकेशन लैब में क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क है, ऐसे आधुनिक यंत्रों के साथ हम शिक्षा देंगे जिससे उसका कम्युनिकेशन सुधारा जा सके, उसका जो उच्चारण है वो उच्चारण में प्रस्तुत दोषों को हम दूर कर सके, उसको हम कहेंगे, उस प्रयोगशाला को कहेंगे भाषा प्रयोगशाला। इसके बाद आती है जो हमारी आज की लास्ट विधि है, ये दो हैं एक साथ मैंने इसलिए ली है क्योंकि ये रिलेट करेंगी कविता या गीत सिखाने से। तो इसमें क्या है, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसमें खंडान्वय विधि, इसका अर्थ होता है खंड खंड का अर्थ बताना। इसका मतलब है अगर आप कोई कविता या गीत शिक्षा दे रहे हैं, गीत पढ़ा रहे हैं बच्चों को, तो उसमें क्या करेंगे, आप उसको छोटे छोटे कट पीसीज में या छोटे छोटे एरियाज का या छोटी छोटी लाइंस का आप उसको अर्थ बताएंगे, उसको साथ साथ समझाते जाएंगे कि इसका तात्पर्य क्या है। देन उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है ये भी, इससे क्या है, दंडान्वय विधि, जिसका अर्थ होता है पंक्ति या वाक्य का अर्थ बताकर शिक्षण देना। तो इसमें क्या होगा, पूरी आप पंक्ति का अर्थ बताएंगे या फिर पूरे वाक्य का, अगर 2 लाइन 4 लाइन का वाक्य है तो आप उस तरह से भी इसका बता सकते हैं। लेकिन इस विधि में आप क्या करेंगे, कोई डिफिकल्ट वर्ड आता है उसका साथ ही साथ में आप अर्थ बताते चलते रहेंगे। ये दोनों विधियां जो पूछी जाती है जनरली या यूज की जाती है, वो होता है कविता या शिक्षण में या फिर गीत के शिक्षण में, तो ये सबसे ज़्यादा प्रभावशाली मानी जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहिएगा, और वीडियोस पाने के लिए हम जल्दी साइंस और मैथ के लिए भी वीडियोस लाने वाले हैं, और साथ ही साथ जनवरी एंड तक हम सुपर टेट के लिए बैचेस लाएंगे जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स की क्लासेस होंगी। तो हमारे साथ चैनल पे बने रहिएगा, और मॉक टेस्ट और अधिक प्रैक्टिस के लिए और नोट्स पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। थैंक यू।